दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्पेशली ये वीडियो एसएससी जीडी के लिए बना रहा हूं। हालांकि ये और परीक्षाओं के लिए भी इसका कंटेंट काम आएगा। एसएससी जीडी में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें ज्योमेट्री पार्ट को मैंने पहले लिया है और ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूं। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पार्ट 1 वीडियो में लाइंस कितनी तरह के होती हैं, उनकी डिफिनीशन क्या है और एंगल कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात मैंने किया है। तो आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिए ताकि आपको लाइंस के बारे में ठीक से जानकारी हो सके। इस वीडियो में मैं कोण युग्म यानी पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें युग्म में जो कोण आएंगे यानी पेयर्स में जो कोण आएंगे उनके नाम क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं और उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोण युग्म क्या है। तो कोणों के युग्म या पेयर ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले उसकी मैं लिस्टिंग कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से काम आएंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो कोण है उसको बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, और इसको कभी कभी सिर्फ पूरक कोण भी बोलते हैं। इसको पूरक कोण के भी नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरे नंबर पर जो कोण आता है उसका नाम है समपूरक कोण। समपूरक कोण, और समपूरक कोण को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एंगल्स हैं। तीसरे नंबर पर जो कोण आएगा उसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी अपोजिट वर्टेक्स एंगल। अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स। चौथे नंबर पर जो कोण आएगा उसका नाम है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, यानी एडजासेंट एंगल्स। पांचवें नंबर पर जो कोण है उसका नाम है संगत कोण। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और छठे नंबर पर जो कोण है उसका नाम है एकांतर कोण। और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ये जो एकांतर कोण है ये दो तरीके का होता है, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। और सातवें नंबर पर जो कोण है उसको बोलते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म या लीनियर पेयर। इसमें रेखीय युग्म बाद में लिखते हैं। ये सातवें नंबर पर हम लोग लिखेंगे क्रमागत कोण। क्रमागत कोण को सह अंतः कोण भी कहते हैं। सह अंतः कोण। और क्रमागत कोण को सह अंतः कोण कहते हैं और इसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल। तो ये 7 नंबर का कोण हुआ और 8वां हुआ रेखीय युग्म। अंग्रेजी में इसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये 8 प्रकार के जो कोण युग्म हैं
इन्हीं की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और आगे की जो ट्रायंगल और आप क्वाड्रिलेटरल सर्किल्स जो पढ़ेंगे उसमें इन कोणों का यूज भी है, तो इन कोणों को जानना बहुत जरूरी है और इनकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बारी बारी से एक एक कोण की हम लोग चर्चा करते हैं और उनके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। तो पहले नंबर पर हमने कोण लिया है कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कोटि पूरक को कभी कभी पूरक कोण भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख ली जाए। इसकी डिफिनीशन है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये एक समकोण है ए ओ और ये बी। अब इस समकोण को एक तीसरी किरण से या एक ऐसी रेखा जो दो कोणों में कॉमन हो, जैसे ये एक कोण हो गया, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का हो गया और यहां से ये कोण जो हुआ इसको मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का हो गया। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। तो अब हम आपसे कहें कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण 60 डिग्री है। 30 डिग्री का कोटि पूरक 60 डिग्री है और 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण 30 डिग्री है। यानी जो दो कोण, मैं आपसे कहूं कि 40 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है तो आप कह देंगे 50 डिग्री। मैं आपसे कह दूं कि 89 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है तो आप कह देंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है तो 89 डिग्री। जिन दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर हो जाए, वे दो कोण आपस में एक दूसरे को कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा दें कि मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें एक लाइन हमने ये खींच दिया, ये एक कोण हुआ। तो ये कोण को अगर हम थीटा कहें तो इधर वाला जो कोण होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा का कोटि पूरक कोण, थीटा का कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा का कोटि पूरक कोण थीटा हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि कोटि पूरक कोण किनको कहेंगे, यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाए वैल्यू, वे दो कोण आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं समपूरक कोण की। सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कब कहेंगे, तो यहां जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक यानी जो दो कोण जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए। यानी अगर एक सीधी लाइन है और यहां पर मान लीजिए कि एक किरण यहां जोड़ दिया जाए, एक किरण से इसे जोड़ दिया जाए,
ये ए है, ये ओ है और ये बी है। तो यहां पर ये कोण अगर 60 डिग्री का हो और ये कोण यहां से यहां तक 120 डिग्री हो, इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा, तो 60 डिग्री का समपूरक कोण 120 डिग्री है और 120 डिग्री का समपूरक कोण 60 डिग्री है। हम ये कहें कि 140 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो आप कह देंगे 40 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होना चाहिए। अब मैं कहूं कि भाई 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप कह देंगे 130 डिग्री होगा। तो आप जिन दो कोणों को मिला करके 180 हो जाए उन्हीं को समपूरक कोण कहेंगे और वे एक दूसरे के समपूरक होंगे। अब इसी को हम लोग अगर थीटा के लिए देखें कि अगर ये एक रेखा है और इसको एक दूसरी रेखा यहां ऐसे बना दिया जाए, तो ये कोण अगर थीटा है तो इसका समपूरक कोण ये होगा और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो थीटा का समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा का समपूरक कोण थीटा डिग्री। तो ये एक दूसरे के समपूरक होते हैं, यानी समपूरक का मतलब 180 डिग्री। अब आपको बाद में चलकर हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि कोटि पूरक में 90 होता है कि समपूरक में होता है। तो देखिए क पहले आता है और स बाद में आता है, तो इसी तरह से 90 पहले आता है और 180 पहले बाद में आता है। तो क जब आएगा तो 90 और स जब आएगा तो 180। इसी तरह से अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री यानी सी आएगा और यहाँ सप्लीमेंट्री, तो सी पहले आ गया तो 90 डिग्री और एस बाद में आता है तो 180 डिग्री। तो ये चीज जब याद रखेंगे कि सप्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो क से कोटि पूरक और स से समपूरक, ये बात याद अगर रहेगी तो आप कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आइए हम लोग तीसरे नंबर पर शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु को O कहें, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर ये जो कोण बनेंगे और ये चार कोण मिलके बनेंगे, तो ये अपोजिट कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर इनका हम नाम दे दें कि ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, तो इनका कोण देखिए AOC, कोण AOC बराबर होगा इधर वाला कोण DOB के, तो कोण DOB के बराबर हो गया। इसी तरह से कोण COB बराबर होगा कोण AOD के। तो इसे कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स एंगल, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो यहां पर आपको अपोजिट वर्टेक्स एंगल मिलेंगे। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि अगर तीन रेखाएं करें तब क्या होगा। इस मान लीजिए कि ये दो रेखा हो गई और एक रेखा मान लीजिए कि ऐसे कर दिया, तो यहां पर इस बिंदु पर कुल चार रेखाएं मिली, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये अल्फा है तो ये अल्फा। और इधर आप देखिए ये जो ये कोण है और ये कोण है ये भी बराबर होंगे, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होंगे। इसी तरह से ये जो कोण है और यहां पर ये कोण बनेगा
ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए कि ये गामा है तो ये भी गामा होगा। तो ये अल्फा बीटा गामा थीटा जो है ये कोण को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको इस बिंदु पर यह देखना पड़ेगा कि कौन रेखा किस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है और उनका अपोजिट एंगल कौन है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। अब चौथे नंबर पर है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न को पड़ोसी भी कहते हैं, पड़ोसी कोण। तो ये कोण क्या होता है? तो हमने दो कोणों के लिए देखा कि जब दो कोणों का योग 90 हो जाए या दो कोणों का योग 180 रहे और वो आपस में बटे रहें, तो जब 90 में बटते हैं तब इनको कोटिपूरक, जब 180 में बटते हैं तो इनको समपूरक कहते हैं। लेकिन कोण तो कोई भी बट सकता है। मान लीजिए कि ये एक कोण है और इसको एक कॉमन रेखा इसको दो पार्ट में बांट रही है। मान लीजिए कि ये एक सी कॉमन रेखा इस कोण को दो पार्ट में बांट दी। तो ये जो कोण होगा, अगर ये थीटा है और ये मान लीजिए कि अल्फा है, तो ये पूरा जो कोण होगा ये थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा और ये कोण AOB के बराबर होगा। यानी किसी कोण को अगर एक तीसरी लाइन दो पार्ट में बांट दे तो ये दोनों कोण यानी अल्फा का आसन्न कोण होगा थीटा, अल्फा का आसन्न कोण थीटा होगा और थीटा का आसन्न कोण अल्फा होगा। तो आप देख लीजिए कि अगर ये थीटा और अल्फा की बात है, या आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये एक कोण 120 डिग्री का ले लिया। अब इस कोण को एक रेखा दो पार्ट में बांट दी, ये 40 डिग्री और इधर कर दिया 80 डिग्री। तो 40 का आसन्न कोण 80 है और 80 का आसन्न कोण 40 है। तो ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आसन्न कोण वो होते हैं जो किसी भी एंगल को एक तीसरी रेखा या तीसरी किरण दो पार्ट में बांट देती है। तो वो दोनों पार्ट एक दूसरे के आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल या पड़ोसी कोण कहलाते हैं। ये दिमाग में बात रखनी है। अब आसन्न कोण, अगर कोई दो आसन्न कोणों का योग 90 के बराबर हो जाए तो वो कोटिपूरक हो जाएगा। दो आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर हो जाए तो वो समपूरक कोण हो जाएगा। दो आसन्न कोणों का योग 90 हो जाए तो कोटिपूरक, दो आसन्न कोणों का योग 180 हो जाए तो समपूरक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आसन्न कोण के बारे में ये एक बात आपको समझनी थी। एक और बात कि मान लीजिए कि एक आसन्न कोण ये है और ये है 300 डिग्री का, ये 300 डिग्री का आसन्न कोण है। ये A है, ये B है और ये O हम मान लेते। तो इसका अगर हम ये बना दें, ये कोण दे दें 60 डिग्री, तो यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक जो कोण होगा वो 240 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री का आसन्न कोण 240 डिग्री, जब पूरा कोण 300 डिग्री है। तो एक स्थिति इस तरह से भी बन सकती है और इसको आसन्न कोण में बांटा जा सकता है। तो आसन्न कोण वो है कि किसी कोण को दो पार्ट में कोई रेखा बांट दे रही है और वो रेखा दोनों कोणों के बीच में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। जैसे ये है, इसको C कह दें तो OC किरण कहिए या रेखा कहिए, ये कॉमन है AOC कोण बनाने में और BOC कोण बनाने में। तो जब ये कॉमन रहेगी तब कोई भी कोण को दो पार्ट में बांटा जा सकता है और ये दो पार्ट एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संगत कोण क्या होते हैं। तो चलिए अब
संगत कोण की बात करते हैं। संगत कोण समझने के लिए दो समांतर रेखाएं हमको लेनी पड़ेंगी। मान लीजिए एक समांतर रेखा L है और एक दूसरी समांतर रेखा M है, और इन समांतर रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटे, इसको N कह दें, और तिर्यक मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन ये काट दे, तो यहां पर तमाम कोण की रचना हो जाती है। अब इन कोणों के नाम दे दें, एक, इसका नाम दे दें 2, ये 3, और इसका नाम दे दें 4। फिर यहां पर इस कोण का नाम दे दें 5, इसको 6, 7 और इसे कहें 8। अब कोणों के हमने नाम दे दी। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के कुछ बाहर कोण हैं और कुछ अंदर कोण हैं, और ये तिर्यक रेखा के एक तरफ भी कोण है और दूसरी तरफ कोण है, और ये दो समांतर रेखाओं के कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। तो जो बाहर हैं, बाहर में देखिए कोण 3 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है। ये बाहर है, ये बाहर कोण है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। अंदर कौन है? तो अंदर देखिए कोण 4 है, कोण 1 है, कोण 6 है और कोण 5 है। तो 4, 1, 5, 6 ये कोण अंदर हैं इन दो समांतर रेखाओं के। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ के एक अंदर एक बाहर के कोण बराबर होते हैं। तो कोण 2 देखिए ये बाहर है और इसके बराबर होगा कोण 5। कोण 2 के बराबर कोण 5 होगा, और कोण 1 अगर हमने अंदर लिया है तो इसका बराबर वाला कोण इसके बाहर होगा, तो कोण 1 के बराबर होगा कोण 8। तो ये इस साइड में हो गया। इसी तरह से यहां पर देखिए कोण 3 के बराबर होगा, अब ये साइड बदल गई, इस साइड आ गए, ये बाहर है तो इसका अंदर वाला कोण बराबर होगा कोण 6 बराबर होगा। अब अंदर वाला देखिए कोण 4 के बराबर, कोण 4 के बराबर होगा, ये अंदर है 4 तो इसका बाहर वाला यानी कोण 7 बराबर होगा। इन बराबर कोणों को संगत कोण कहते हैं या कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो अगर दो समांतर रेखाओं या दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और इसका सीधा वाला आप पार्ट जान ही रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसका उलट क्या होगा? अगर दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा से काटे जा रहे हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। संगत कोण तिर्यक रेखा के किसी एक तरफ एक अंदर तो एक बाहर वाला बराबर होता है, जैसा कि यहां पर आपने देखा कि कोण 2 कोण 5 के बराबर है। अब मान लीजिए कि हमने अपनी सुविधा के लिए तिर्यक समांतर रेखा को हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब समांतर रेखा आपको अगर वर्टिकल मिल जाए, दो समांतर रेखाएं वर्टिकल मिले, तो इनको आप कोई तिर्यक रेखा तिरछी काटेगी तो ये इस तरह से काटेगी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो कोण है बाहर वाला, अगर ये अल्फा है तो इसका एक कोण जो बराबर होगा वो अंदर वाला होगा, ये अल्फा होगा। इसी तरह से अंदर वाला कोण अगर ये बीटा है तो ये अंदर वाला है, तो इसके बाहर वाला कोण ये बीटा होगा। ये एक तरफ की बात हो गई। दूसरी तरफ चलिए,
दूसरी तरफ अगर ये कोण थीटा है तो ये बाहर है, तो इसके अंदर वाला ये कोण थीटा होगा। और इसके अंदर देखिए, अगर ये कोण फाई है तो इसके बाहर वाला ये वाला कोण फाई होगा। तो संगत कोण यहां पर कौन कौन बराबर होंगे वो एक कलर से दिखाए गए हैं, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। जो एक रंग में है वो बराबर हैं, वो सारे संगत कोण बराबर हैं। तो ये तिर्यक रेखा के एक तरफ के एक बाहर एक अंदर के कोण बराबर होते हैं। अब ये तिर्यक जो रेखा है वो किसी भी प्रकार से समांतर रेखा अगर इस तरह से है और उसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे तो यहां भी वही बात होगी कि ये कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कि एक ही चित्र के अनुसार आपको बात समझनी है। अब आते हैं हम लोग एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण भी दो समांतर रेखाओं के एक तीसरी ट्रांसवर्स रेखा द्वारा काटे जाने पर बनते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं हमने ड्रा कर लिया और इनको एक तीसरी रेखा मान लीजिए ये काटे, ये M, ये N है और ये L तीसरी रेखा इसे काटे। तो आप देखेंगे कि यहां भी हम अगर नाम लिख लें, नामकरण कर दें, इसे 1 कहें, इसे 2 कहें और इसे 3 कहें, इसे 4 कहें, ये नामकरण हमने कर दिया। इसी तरह से यहां पर ये 5 है, इसे 6 कहें, ये 7 है और ये 8 है। हमने अलग अलग नामकरण कर। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल बाहर है, यानी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में देखिए कोण 3 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है, ये सब बाहर है। इंटीरियर में देखिए कौन कौन कोण है, तो कोण 4 है, कोण 1 है, कोण 5 है और कोण 6 है, ये इंटीरियर में। तो दो समांतर रेखाओं के बीच के में जो कोण बने हैं उन्हें इंटीरियर यानी अंतः कोण, और इनके बाहर जो कोण बने हैं इन्हें बाहरी कोण कहते हैं। अब जो एकांतर कोण होता है, इसके नाम से ही लग रहा है कि एक के अंतर पर जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब इसे कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए आप इस एक को कंसीडर कर रहे हैं, तो कोण 1 गिनेंगे, फिर 2, तो 2 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक अंतर करना है, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 और 1 बराबर हैं, 3 और 1 कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से 2 को आपने लिया तो 3 को छोड़ेंगे तो 2 और 4 बराबर हो गए। अब अंदर देखिए, अगर हमने 4 को लिया और इस लाइन में आएंगे तो 6 को छोड़ देंगे, तो 4 के बाद 5, तो 4 और 5 बराबर हो गए। अगर हम 5 को लिए तो 1 को छोड़ देंगे अंदर में, तो ये 4 मिलेगा, तो 5 और 4 बराबर हैं। तो कुछ बाहर और कुछ अंदर, तो बाहर जो कोण इस लाइन एकांतर कोण में यह होता है कि जो तिर्यक लाइन है, एक कोण एक तरफ होगा तो दूसरा कोण जो बराबर होगा वो दूसरी तरफ होगा। तो अब देखिए बाह्य एकांतर कोण में कौन कौन आएंगे? जो बाहर है। तो देखिए बाह्य एकांतर कोण में कोण 2 बाहर है और लाइन के राइट हैंड में है और ये लेफ्ट हैंड है। तो ये कोण जो बाहर वाला 2 है
ये भी बाहर वाले के ही बराबर होगा, वो लेफ्ट में जाके बराबर होगा। तो कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा। अब देखिए ये कोण 3 है, तो कोण 3 किसके बराबर हो? कोण 3 लेफ्ट साइड में है और वो बाहर है, तो ये राइट साइड में इसका बराबर वाला कोण होगा और दूसरे साइड में होगा। तो कोण 3 का बराबर कोण होगा कोण 8। इसको बाह्य एकांतर कोण कहें। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाह्य एकांतर कोण जो बाहर बाहर कोण है वो बराबर हो रहे हैं, और तिर्यक रेखा के एक कोण इस पार है तो दूसरा कोण दूसरी तरफ है। अब इसी तरह से अंतः एकांतर कोण की बात कर लेंगे। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इसको कह सकते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर में क्या होगा कि जो अंदर अंदर वाले कोण है, अब जैसे देखिए कोण 4 है, तो कोण 4 लाइन के इस तरफ है तो बराबर होगा वो अगले कोण 5 के बराबर होगा। इसी तरह से कोण 1 है, तो ये कोण 1 किसके बराबर होगा? लाइन के इस तरफ, और ये कोण 6 के बराबर होगा। तो इंटीरियर कोण जो होता है वो अंदर अंदर एक दूसरे के बराबर होंगे। लाइन के एक कोण इस पार होगा तो दूसरा कोण जो बराबर होगा वो लाइन के दूसरी तरफ होगा। तो देखिए ये कोण 4 है तो ये कोण 5 है। तो इस तरह से एक चित्र बन रहा है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण बराबर है, और यही यहां पर बराबर किया गया है। तो एकांतर में दो प्रकार के कोण हो गए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रमागत अंतः कोण क्या होते हैं या को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो चलिए हमारा 7वें नंबर पर है को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यह है क्रमागत अंतः कोण या सह अंतः कोण या एलाइड इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। इसके लिए भी हमको दो समांतर रेखाएं लेनी होंगी। तो एक समांतर रेखा हम इसके M कह देते हैं और दूसरी समांतर रेखा को N कह देते हैं। तो M और N दो समांतर रेखा ले लिए, और तीसरी हम ये तिर्यक यानी ट्रांसवर्सल लेंगे और इसे L कह देंगे। अब को इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो एंगल है इसे अल्फा का नाम दे दें और इस एंगल को बीटा नाम दे दें, तो अल्फा और बीटा ये क्रमागत कोण है। यानी अगर यहां से काउंट करेंगे तो इस कोण के बाद यही इसी का नंबर आएगा, या इस कोण के बाद इसको काउंट करेंगे, इसीलिए इनको कंसेक्यूटिव एंगल या अंतः इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इसी प्रकार से इस साइड में ये देखिए ये बीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल ये बीटा के बराबर हो जाएगा, और ये कोण जो यहां पर अल्फा है ये अब अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये अल्फा बीटा हो गए। इन दोनों कोणों का जो योग है अल्फा और प्लस बीटा का, ये समपूरक के बराबर हो जाता है, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी क्रमागत अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये आपके लिए बहुत काम की चीज आएगी, बाकी बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर आपसे पूछ दे कि सह अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, तो आप बता सकते हैं कि 180 डिग्री के इक्वल होता है को इंटीरियर, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर क्या होता है। तो 8वें नंबर पर हमारा है रेखीय युग्म। अब रेखीय युग्म कब बनेगा? मान लीजिए कि ये एक रेखा है, सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर एक किरण आकर के पड़ जाए,
यहां पर, और ये O इसको कह दें, ये C है और हमारा ये A और ये B हो गया। तो अब यहां पर देखिए AB एक सरल रेखा थी और OC एक किरण आकर के इस सरल रेखा पर पड़ गई। तो इस सरल रेखा को OC किरण ने दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट ये हुआ, इसको हम A कह दें, और दूसरा पार्ट ये हुआ और इसको B कह दें। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर एक रे उसे दो पार्ट में बांट दे, डिवाइड कर दे, तब ये जो स्थिति बनती है, इस स्थिति को रेखीय युग्म कहते हैं या लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहां पर A और B का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां भी आप अगर कहें कि जो O है वो एक ऐसा वर्टेक्स है जहां पर इस लाइन को, AB लाइन को OC ने, यानी किरण OC ने यहां पर कट किया है। तो AB रेखा को OC ने दो पार्ट में, दो कोणों में बांट दिया, उसमें OC कॉमन है। तो एक कोण हो गया AOC और दूसरा कोण हो गया COB, और इन दोनों का योग आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री के बराबर है। इसको कहते हैं रेखीय युग्म। तो आई होप कि आप जो कोण युग्म थे यानी पेयर ऑफ एंगल्स थे, इसके बारे में आपने डिटेल जानकारी इसमें प्राप्त कर ली। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और बेल आइकन टच करना न भूलिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।